चलिए नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी एमपीजी की 5वीं क्लास है। इसके पहले मैंने एमपीजी की काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको क्लास यूजफुल लगती है, आपको पसंद आती है, आपको मेरे पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए यहाँ से मैंने 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को करवा दिया था, और आज की क्लास में मैं करवाऊँगा 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चनों को। ठीक, तो इसे ऑन कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने 1 से लेकर के 3 तक की क्लासों में करवाया हुआ, 4 तक की क्लासों में करवाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं करवाने वाला हूँ 50 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चनों को, यानी कि 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ से अपन चालू कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है। तो मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा के लिए आपको बता दें, साहित्य परिषद जो है संगठन है, एक साहित्य परिषद, यह काम करता है। ठीक, साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी, और कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई और कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। वहीं पे साथ साथ आप लोग नोट करेंगे कालिदास एकेडमी की स्थापना 1985 में की गई। ठीक, कालिदास एकेडमी की स्थापना 1985 में कहाँ पर की गई? उज्जैन पर की गई। ठीक है, उज्जैन पर आप लोग इसे नोट करेंगे। कालिदास एकेडमी की स्थापना 1985 में उज्जैन पर की गई, और कालिदास समारोह जो है उज्जैन में ही मनाया जाता है। ठीक, और कला परिषद मैंने अभी बताया 1952 में स्थापना की गई, और साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे साहित्य परिषद का जो कार्य है, इसका कार्य है मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रचार और संरक्षण के लिए रचनात्मक और महत्वपूर्ण साहित्य सम्मेलनों और चर्चाओं संगोष्ठियों का आयोजन करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व सीरीज हॉकी टीम भोपाल बादशाह के कप्तान कौन है। तो आप लोग नोट करेंगे भोपाल बादशाह यानी कि बीवी भोपाल बादशाह है। भोपाल मध्य प्रदेश की एक हॉकी टीम थी जो विश्व सीरीज हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेती है, और टीम के जो कप्तान हैं आपके समीर दाद हैं। ठीक, टीम के जो कप्तान थे ये समीर दाद हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का हिस्सा है। ठीक, और ऐशबाग स्टेडियम जो है भोपाल बादशाहों का घरेलू मैदान है। ऐशबाग जो स्टेडियम है इसे आप लोग नोट करेंगे, ऐशबाग स्टेडियम ये हॉकी के लिए बनाया गया। ठीक, हॉकी के लिए बनाया गया। ठीक, ऐशबाग स्टेडियम हॉकी के लिए बनाया गया, भोपाल में स्थित है। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में जो कि क्रिकेट के लिए है, और होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में, यह भी क्रिकेट के लिए है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में, यह भी क्रिकेट के लिए है। और ऐशबाग स्टेडियम एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जो कि हॉकी के लिए, ठीक, और भोपाल में स्थित है। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि साक्षरता के हिसाब से सबसे अधिक जो परसेंटेज है ये केरल का है, केरल का। ठीक, केरल में सर्वाधिक साक्षरता वाले लोग हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे। और सबसे कम साक्षरता वाला जो आपका राज्य है वो है आपका बिहार। ठीक, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केरल, सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है आपका बिहार। और मध्य प्रदेश का 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश जो साक्षरता दर है ये 69.32%। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। वहीं पर पुरुषों की बात करें, मध्य प्रदेश में पुरुषों की है 78.73। ठीक, परसेंट पुरुषों का है। और महिलाओं की बात करें तो 59.24। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है जो कि पुरुषों की 78.73, महिलाओं की है 59.24, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है आपका दूधराज है। ठीक, डी इज ए करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। इसे एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग नोट करेंगे टेराफिस्फोन। क्या नाम है? टेराफिस्फोन। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, थोड़ा अजीब टाइप का नाम है इसे आप लोग नोट करेंगे टेराफिस्फोन। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम भी इसे आप लोग नोट करेंगे, यह भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज है, और इसका वैज्ञानिक नाम इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोरी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस वनस्पति से समृद्ध है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कहाँ पे स्थित है आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है कि आपको बता दें यह सतपुड़ा श्रेणी की तलहटी में स्थित है, यानी कि होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा, यानी आप लोग नोट करेंगे होशंगाबाद का नया नाम क्या हो गया नर्मदापुरम। ठीक,
नर्मदापुरम जिले के सतपुरा श्रेणी में यह बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। ठीक, इसे 1865 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य को 1800, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे 1865 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यह पश्चिमी और पूर्वी भारत के वनों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और यह भारत का पहला वन अभ्यारण्य, ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह भारत का पहला वन अभ्यारण्य है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। और इसका जो राइट आंसर है आपका बांस। ठीक, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये बांस वनस्पति से समृद्ध है। बांस आप लोग समझते हैं क्या होता है, बांस एक ना ही लकड़ी होता है, इसे घास का दर्जा दिया गया है, यानी कि घास का एक रूप है। ठीक, बांस। चलिए बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यदेव दुबे एक प्रसिद्ध थे। सत्यदेव दुबे जो है एक क्या थे? ठीक, तो सत्यदेव दुबे जो है एक नाटककार थे। बी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। सत्यदेव दुबे एक भारतीय थिएटर निर्देशक, नाटक लेखक, पटकथा लेखक और अभिनेता थे। उन्हें 1971 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1978 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, और साथ ही आप लोग नोट करेंगे भारत सरकार ने उन्हें 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सत्यदेव दुबे जी को भारत सरकार ने 2000, आप लोग नोट करेंगे, 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित किया है, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर की सुंदरता का वर्णन मेघदूत में किया गया है? तो मेघदूत में उज्जैन शहर का सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक, मेघदूत में उज्जैन शहर का जो सुंदरता का वर्णन किया गया है। बी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। मेघदूत में उज्जैन की सुंदरता का वर्णन तो किया गया है। उज्जैन विभिन्न युगों में अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और इसका आकर्षण जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य खालिस्तान के पूर्वी खंड पर स्थित है। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य जो है आपका विंध्य श्रृंखला के पूर्वी खंड पर स्थित है। ठीक, विंध्य श्रृंखला के पूर्वी खंड पर स्थित है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। ठीक, और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ साथ आप लोग नोट करेंगे 1993 में इसको 1993 में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक, टाइगर आप लोग नोट करेंगे, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक, 1993 में, और 1968 में इसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर आपका ए, विंध्य श्रृंखला के पूर्वी खंड पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? आपको बताना है मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो है आपका 3 बार लगाया गया है। 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया है? पहला राष्ट्रपति शासन जो आपका 1977 में लगाया गया है। ठीक, पहला राष्ट्रपति शासन 1977 में लगाया गया। दूसरा कब लगाया गया? 1980 में लगाया गया। ठीक, और तीसरा कब लगाया गया आपको बता दें, तीसरा 1992 में लगाया गया। ठीक, 1992 से 1993 के बीच में लगाया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है इसे भी आप लोग नोट करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना आपातकाल की स्थिति में घोषित कर सकता है। ठीक, 356 के अनुसार अनुच्छेद आप लोग नोट करेंगे, अनुच्छेद 356 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं ये राज्यपाल की प्रतिवेदन के बिना आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है। ठीक, और इसे संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक, आपातकाल का मतलब ये होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का उच्चतम शिखर बिंदु क्या है? तो मध्य प्रदेश का उच्चतम शिखर बिंदु जो है आपका धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई आप लोग नोट करेंगे 1352 मीटर है। कितनी है? 1352 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम शिखर बिंदु है और यह महादेव पहाड़ियों में है। ठीक है, महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। पर्वत धूपगढ़ या धूपगढ़ भारत के मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी जगह पर स्थित है। ठीक, पचमढ़ी आप लोग नोट करेंगे, पचमढ़ी। ठीक, और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश ने पिछली बार आखिरी अपनी पर्यावरण नीति कब जारी की थी? आपको बताना है मध्य प्रदेश ने पिछली बार आखिरी पर्यावरण नीति
कब जारी की थी? तो मध्य प्रदेश ने 1999 में अपनी आखिरी पर्यावरण नीति जारी किया था। सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। वर्ष 1999 से 2000 में वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित जो व्यय था 198 लाख रुपए है। कितना है? 198 लाख। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो सी इज ए करेक्ट आंसर 1999। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से पेंच नदी छिंदवाड़ा और किस जिले की सीमा बनाती है? जो आपकी पेंच नदी है छिंदवाड़ा और किस जिले की सीमा बनाती है? तो आपका जो पेंच नदी है आपका सिवनी जिले और छिंदवाड़ा जिले की सीमा बनाती है। ठीक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। और साथ ही आप लोग नोट करेंगे पेंच को 1965 में एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को चूंकि पहले पेंच को 1965 में पेंच को 1965 में एक वन अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया था। बाद में 1975 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक, 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है भैया कि एमपीपीएससी का जो कार्यकाल है ये इंदौर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश का। ठीक, लोक सेवा आयोग का नाम जो है एमपीपीएससी भी से बोला जाता है। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे सार्वजनिक रूप से एमपीपीएससी के रूप से जाना जाता है और मध्य प्रदेश राज्य की एक राज्य सरकार की अगुवाई वाली संस्था है। ठीक, मध्य प्रदेश में इसका जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन 1956 में किया गया था। कब किया गया था? 1956 में एमपीपीएससी का गठन किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे में संगीत माधव महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना जो है आपका ग्वालियर में की है। ठीक, माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में किए हैं। और कब किया गया है? 1918 में। ठीक, 1918 में ग्वालियर जिले में किया गया। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए, और साथ आप लोग नोट करेंगे उनका जन्म जो है भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 10 अगस्त यानी कि अभी आने वाला है 10 अगस्त 1860 में मुंबई के एक जिले वाल्केश्वर नामक शहर में सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक, ये सितार बहुत अच्छा बजाते थे, गायन संगीत भी सीखे थे। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मध्य प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश में भारत जो है आपका हीरे का उत्पादक है सबसे ज़्यादा। ठीक, वहीं पर हमारा जो मध्य प्रदेश है दलहन फसलों का उत्पादक है। ठीक है, जिसमें आता है आपका चना, सोयाबीन सबसे उत्पादित करता है मध्य प्रदेश। साथ साथ जो दलहन फसल है उसमें चना आता है, चना का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, ए इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश में मानसून के दौरान जो आपका सबसे अधिक वर्षा जो होती है आपकी ये होती है, आपको बता दें पूर्व की ओर होती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर सब ज़्यादा होती है और सबसे कम जो होती है उत्तर पश्चिम की ओर। ठीक, उत्तर पश्चिम की ओर मानसून के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक, उत्तर पश्चिम की ओर, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कैप्टन फोर्सिथ को निम्न की खोज एवं विकास का श्रेय दिया गया है? तो कैप्टन फोर्सिथ को जो है पचमढ़ी की खोज का श्रेय दिया गया है। बी इज ए करेक्ट आंसर, पचमढ़ी की खोज इन्होंने किया है। ठीक, 1838 से 1871 तक रहने वाले एक अंग्रेज यात्री जेम्स फोर्सिथ ने भारत का दौरा किया था। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। तो पचमढ़ी की खोज इन्होंने ही किया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भोज आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? भोज आर्द्र भूमि को रामसर स्थल के रूप में कब नामित किया गया था? तो आप लोग नोट करेंगे भोज आर्द्र भूमि 2 झीलों का निर्माण करती है जो मध्य भारत के शहर भोपाल राज्य में राजधानी के निकट स्थित है, हमारी राजधानी में स्थित है। नवंबर 2002 में भोज आर्द्र भूमि ने रामसर स्थल पदनाम प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर आपका 2002। ठीक है, 2002 में रामसर नामित किया गया। ठीक, डी इज अ करेक्ट आंसर, आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिरहा किस क्षेत्र में लोक गायन की एक लोकप्रिय शैली है? तो बिरहा जो है आपका बघेलखंड में गाया जाता है। ठीक, सी इज अ करेक्ट आंसर, बिरहा बघेलखंड में गाया जाता है और आल्हा गायन बुंदेलखंड में गाया जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस जिले में हीरे का उत्पादन होता है?
तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक, एक जिला एक उत्पाद हेतु पन्ना जिले को काहे के लिए लिया गया है? आंवला के लिए। ठीक, आंवला जो है पन्ना में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आंवला, और हीरा तो करता ही है, पूरे भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है हीरे का पन्ना जिला करता है। इसे आप लोग नोट करेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश की राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग रखा गया? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वर्ष मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया है। ठीक, तो 2007 में मध्य प्रदेश की राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग रखा गया। ठीक, 2007 में से आप लोग नोट करेंगे। ठीक, इसका गठन जो है आपको बता दें, इसका गठन 24 अक्टूबर 1972 संकल्प के माध्यम से किया गया था। ठीक, 24 आप लोग नोट करेंगे, 24 अक्टूबर 1972 में इसका गठन किया गया था। ठीक, किसका गठन? मध्य प्रदेश की राज्य योजना बोर्ड का गठन। ठीक, और 2007 में इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग रखा गया। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर निम्न की खोज से संबंधित हैं। तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़ जी हैं, ये भीमबेटका की खोज से संबंधित है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अपनी ही क्लास में। ठीक, तो भीमबेटका की खोज किसने किया? विष्णुधर वाकड़कर जी ने किया। कब किया? 1957 में किया। ठीक, और भीमबेटका की गुफाएँ जो हैं ये टोटल 700 गुफाएँ हैं। टोटल 700 गुफाएँ हैं भीमबेटका में। ठीक, और 2000 आप लोग नोट करेंगे 2003 में, चूँकि ये 2 है, 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, तो 2003 में इसे शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तानसेन पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो हम सभी को पता है तानसेन पुरस्कार जो है 1980 में स्थापित किया गया था। इसे आप लोग नोट करेंगे। और तानसेन पुरस्कार जो है आपका ग्वालियर जिले में तानसेन समारोह के दौरान दिया जाता है। ठीक, और तानसेन समारोह जो ग्वालियर जिला में ही मनाया जाता है। इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी मढ़ई वन से बहती है? तो मढ़ई वन से जो आपको बता दें तवा नदी बहती है। कई बार ये मढ़ई वन जो है पूछा जा चुका है। ठीक, तो तवा नदी जो है मढ़ई वन से होकर के बहती है। ठीक, तो सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो आपको बता दें दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का जो सेकेंड चरण यानी कि द्वितीय चरण शुरू किया गया है। ठीक, द्वितीय चरण शुरू किया गया है। इसे आप लोग नोट करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबों के लिए एक लोक लुभावन सब्सिडी वाली भोजन योजना दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की है। इसका पहला चरण जो है आपका 2017 में शुरू किया गया था। 7 अप्रैल 2017 में प्रथम 7 अप्रैल 2017 में शुरू किया गया था। अब इसका द्वितीय चरण शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? 26 फरवरी 2021 को। ठीक, 26 फरवरी 2021। ठीक, द्वितीय चरण इसका शुरू किया गया है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। हमारे अब 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। 50 से लेकर के मैंने 75 तक के क्वेश्चन को करवा दिए, यानी कि 25 कंप्लीट हो गए। और मिलता हूँ अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।